हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। क्लास 10 स्टूडेंट्स टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द सर्किल चैप्टर नंबर 10। स्टूडेंट्स, सर्किल चैप्टर्स के अंदर प्रीवियस क्लास के अंदर आपको मैंने बेसिक्स बताया था कि सर्कल्स में कुछ प्रॉपर्टीज आपकी क्लास 9 से काम आएगी। अब क्लास 9 के कौन सी सर्कल्स प्रॉपर्टीज काम आएंगे वो क्वेश्चंस के साथ मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। और क्लास 10 के अंदर जो सर्कल्स के जिस टॉपिक पे अपने को क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं दैट इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्किल। तो टेंजेंट्स के लिए वापस से फटाफट से देख लेते हैं स्मॉल रिवीजन कि टेंजेंट के लिए एक्सप्लेनेशन क्या बताया गया था। सर्किल के किसी भी एक गिवन पॉइंट के लिए जब आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो विच टच दैट पॉइंट, so that point P is the common point between the circle and the tangent. So that length is known as the tangent. The line segment AB is known as the tangent at the point P, and P point is called point of contact. Okay? जिस point पे tangent draw करते हो सर्कल के उस point को बोलते हैं point of contact. Then the first property, that is the theorem number 10.1, in which we discussed, we proved that the radius when the center is joined to the point of contact, so the line is called radius. And what we proved in the theorem 10.1, that the radius is perpendicular to the tangent at point of contact. Make sure whenever in the question, I will not every time write the complete statement. Whenever in the question, this property will be used. कैसे पता चलेगा कि इस प्रॉपर्टी का यूज करना है? No doubt टेंजेंट होगा किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, सेंटर आपका होगा क्वेश्चन के अंदर क्योंकि सर्कल है, तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करना है और डायरेक्टली आपको ये एक्सप्रेशन लिखना है। मैं ब्रैकेट में रीजन लिखूंगा बाय थ्योरम 10.1 और एग्जाम में आपको लिखना है रीजन क्या, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ सर्कल। मेक श्योर आपको स्टेटमेंट लिखना है, थ्योरम 10.1 नहीं लिखना है। क्लियर है? इस प्रॉपर्टी के बाद में नेक्स्ट आपका प्रूफ था थ्योरम 10.2 का, जिसमें एक्सप्लेनेशन कुछ आपका इस तरीके से बताया गया था कि किसी भी सर्किल में एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी सर्किल में एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो, फॉर एग्जांपल पीए पीबी, तो काफी सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे काम आते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स आप ड्रॉ करते हो तो उसके लिए आपने ये प्रूफ किया था, the length of tangent drawn from an external point to the circle are equal in the length. Length of tangent drawn from an external point to the circle are equal in length. तो जब भी मैं किसी क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं, PA is equal to PB. So in that question, PA is equal to PB, I will write by theorem 10.1, and with respect to that, in exam you have to write length of tangent from an external point are equal in, are equal नहीं क्योंकि आपने आगे वर्ड यूज कर लिया, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसके बाद में इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए जैसे मैंने आपको कहा था कि कंस्ट्रक्शन अपने करते हैं, पीओ को ज्वाइन करते हैं ओए ओबी, तो यहाँ जितने भी बेसिक्स प्रॉपर्टीज बनती है वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। ओए और ओबी जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर है, पीओ आपने ज्वाइन किया, दोनों ट्राइंगल को कॉन्वेंट करते हैं आरएचएस से, आरएचएस कॉन्वेंट होने के बाद सीपीसीटी से पीए और पीबी का पार्ट इक्वल हो जाता है। बट एज फार अगर क्वेश्चंस में जब इस थ्योरम प्रूफ करना है तब तो सिर्फ एक ही रूल है आरएचएस, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम में मैं बार बार आपसे ये कहूंगा नहीं कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है। आई विल नॉट राइट द सॉल्यूशन एवरी टाइम, मेक श्योर इट। अपने इन पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर लेना आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, उसके नेक्स्ट क्लास में, जब भी क्वेश्चन में इन दो ट्राइंगल्स में कोई दो पार्ट्स इक्वल बताने होंगे, डायरेक्टली आई विल राइट POA कॉन्ग्रुएंट PBO, PAO कॉन्ग्रुएंट PBO, RHS योर चॉइस, SSS योर चॉइस, SAS योर चॉइस। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये चॉइस आपकी है कि आप किस रूल से कॉन्वेंट करते हो, तो मैं उनको कॉन्वेंट करना वापस से प्रूफ करना नहीं बताऊंगा कि कैसे कॉन्वेंट करते हैं। इसके बाद में तो मैं डायरेक्टली कॉन्वेंट करके लिख लूंगा, वी नो दैट करके, कैसे कॉन्वेंट करना है वो एग्जाम में आप खुद प्रूफ कर देंगे। पीओए और पीबीओ के कॉन्वेंट होने के बाद में सीपीसीटी से जो पॉइंट पी पे, जो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो टेंजेंट्स के बिटवीन एंगल बन रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट पे जो टेंजेंट्स के बिटवीन एंगल बन रहा है वो, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रेडियस के थ्रू ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट्स के थ्रू एंगल बन रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का सेंटर पे, मतलब रेडियस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ जो एंगल बन रहा है वो जो एंगल है सेंटर पे, ये भी आपस में इक्वल है सीपीसीटी से और ये भी आपस में इक्वल है सीपीसीटी से। इज दैट क्लियर? इसके अलावा एक प्रॉपर्टी ये भी होता है कि यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। एपीबी और एओबी, एपीबी और एओबी का सम 180 होगा, क्योंकि दो एंगल्स का सम
180 है तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी से रिमेनिंग टू एंगल्स का सम भी 180 होगा। क्लियर है? इसके बाद में बाइसेक्टर्स का यूज करके एंगल्स में बेस्ड अगर कोई भी प्रॉपर्टी तो उसको यूज कर सकते हो। कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड कैलकुलेशन करना है कि कोई दो साइड्स में रिलेशन कैलकुलेट करना है या एक साइड गिवन है एक साइड आपको कैलकुलेट करना है और एंगल गिवन है, so with respect to trigonometric ratio sin theta cos theta और tan theta we can find out the one of its side. ओके इसके अलावा जो जनरल प्रॉपर्टीज होता है कि जब आप इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए और बी को ज्वाइन करते हो तो ए और बी को ज्वाइन करने पे दैट विल बी अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल। जनरल प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए और बी को जब ज्वाइन करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सो डेफिनेटली दैट लाइन सेगमेंट इज द कॉर्ड ऑफ द सर्किल। वो लाइन सेगमेंट आपका कॉर्ड ऑफ द सर्किल होगा, यस और नो? तो लाइन सेगमेंट कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स है तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। अब इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि P और PB अगर इक्वल है तो आइसोस्केलस थे उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है तो क्वेश्चन जब करेंगे तो उस क्वेश्चन के रेस्पेक्टिव जो जो स्टेटमेंट आपको काम में लेने हैं वो सारे कंडीशंस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सारा आपका बेसिक्स था जो सर्कल चैप्टर से रिलेटेड क्लास 10th में आपने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चन के साथ कि बेसिक्स जो है जितना आपको बताया जाता है उसके बेसिस पे क्वेश्चन 1 मार्क्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ऑब्जेक्टिव में जो भी फॉर्मेट में आए तो उसको विद रिस्पेक्ट टू दैट किस तरीके से उसको रिप्लाई करना है, कैसे उसका आंसर बताना है, वो सब डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास से। क्वेश्चन नंबर 1 से लिखिए स्टेटमेंट बेटा। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, किसी में फिगर है, किसी में स्टेटमेंट है, किसी में स्टेटमेंट से फिगर ड्रॉ करना है, ये सब अलग अलग टास्क है। तो क्वेश्चन लिखिए फ्रॉम a point Q the length of tangent at point of contact P from a point Q the length of tangent at point of contact P is 24 centimeter and distance of the point Q from the center O and distance of the point Q from the center O is 25 centimeter and distance of that point Q from center O is 25 centimeter. Find the radius of the circle. तो जनरल डायग्राम अगर बात करें तो ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, ये एक्सटीरियर पॉइंट Q है जहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है। टेंजेंट का डायरेक्शन कैसा भी रख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो टेंजेंट ड्रॉ आपने किया है दिस वन इज 24 सेंटीमीटर। सेंटर से इस पॉइंट Q का जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में दे रखा है 25 सेंटीमीटर और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जो फिगर दे रखा है इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी जो यूज होगा वो आपका थ्योरम 10.1, क्योंकि दो साइड्स गिवन है और थर्ड साइड अगर ट्राइंगल का कैलकुलेट करना है तो उसमें राइट एंगल ट्राइंगल का होना नेसेसरी है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख रहा हूँ सिंस OP, और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डायरेक्ट लिखूंगा और यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ बाय थ्योरम 10.1। अब बार बार नहीं बताऊंगा क्यों और कैसे। OP परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे? PQ पे। जैसे ये परपेंडिकुलर होगा तो आप फिर आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ, राइट एंगल ट्राइंगल OPQ में बाय विच प्रॉपर्टी? बाय पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल OPQ में पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से एक्सप्रेशन क्या बनेगा? OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ओके बेटा, OQ आपको दे रखा है कितना है? 25। OP आपका रेडियस है जो कैलकुलेट करना है तो OP को OP लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। OP स्क्वायर लास्ट में वो अपना आप रेडियस लिखा जाएगा प्लस PQ स्क्वायर कितना है? 24। स्क्वायर्स लर्न है तब तो बहुत आसान काम है। 625 OP स्क्वायर 576। तो OP स्क्वायर को पहले लिख रहा हूं, ला इधर इसको कर रहा हूं लेकिन लिखा पहले OP स्क्वायर को, ऐसा नहीं कि इसको उधर लेके जा रहा हूं। 625 माइनस 576। कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसे कैसा लिखते हो? 625 में से 576 माइनस कर रहा हूं तो वो OP स्क्वायर के इक्वल है। अब जो जिस OP स्क्वायर के इक्वल है उसमें OP स्क्वायर को पहले लिख दिया और कोई चीज नहीं है। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 15 माइनस 6 सॉरी
15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे क्या रहेगा 11, 11 माइनस 7 4, कितना आ गया ओपी स्क्वायर 49, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट 49 इज इक्वल टू 7। अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप कंप्लीट करवाते हो तो उसमें तो स्क्वायर हटा के जब रूट लगाते तो प्लस और माइनस आते, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों नहीं है? देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर या कोई ऐसा पर्टिकुलर जो फॉर्मेट आप अटेम्प्ट कर रहे हो जहां पे कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स है तो राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स पे कभी नेगेटिव वैल्यू होता ही नहीं है, इसलिए उसमें बाय डिफॉल्ट नेगेटिव साइन को कंसीडर ही नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि गलत होगा, अगर आप प्लस माइनस लगा के प्लस माइनस 7 लिखते हो, फिर अगर आप ये लिखते हो साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसका मतलब फाइनल क्या होगा 7 होगा, और ये इस कंडीशन में नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कभी भी जब आप पाइथागोरस रूल लगाते हो तो कभी साइड नेगेटिव होता ही नहीं है, जब कभी भी पॉसिबल नहीं है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता। क्लियर बेटा? इसलिए रूट के साथ प्लस माइनस नहीं लगा के सिर्फ रूट 49 जिसका आंसर 7 हो गया। तो इसका मतलब है जो क्वेश्चन में रेडियस आपसे पूछा है हेंस रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जो रेडियस पार्ट है वो आपका कितना है 7 है। तो ये सबसे पहले कुछ इस तरीके से सिंपल वे के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया है। एग्जाम में कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में या 1 मार्क्स में फिलअप्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल जहां पे भी बनेगा ध्यान रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो है ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो क्वेश्चन में लगता ही है, उसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम भी लगता है, उसके अलावा अगर कहीं पे एरिया जरूरत है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगेगा। 3 प्रॉपर्टी राइट एंगल में हमेशा ध्यान रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट प्रायोरिटी पे, जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसको जरूर याद रख लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। सेकंड नंबर पे पाइथागोरस थ्योरम, और थर्ड नंबर पे अगर एरिया एक्सप्रेशन की कहीं पे जरूरत हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपका एक्सप्रेशन यूज होता है। राइट द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए। अच्छा फिगर ड्रॉ करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखिए इन द गिवन फिगर TP and TQ are the tangent. In the given figure TP and TQ are the tangent. फिर आगे लिखिए इफ एंगल POQ, फिगर दे रखा है इसलिए ज्यादा इंफॉर्मेशन लैंग्वेज में नहीं देता है, सीधा ये लिखा है इन फिगर TP and TQ are tangent if angle POQ is equal to 110 find angle PTQ। एंगल PTQ आपको फाइंड आउट करना है। ये है आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से। ये सेंटर पॉइंट, ये P और Q, ये आपका T पॉइंट हो गया। यहां पे एंगल आपका बन रहा है 110 और PTQ आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले ये लिखेंगे सेंस OP परपेंडिकुलर PT, OP परपेंडिकुलर PT का मतलब हो गया एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड जो दूसरा है वो कौन होगा OQ परपेंडिकुलर QT, और OQ परपेंडिकुलर QT का मतलब हो गया एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड बोथ बाय द प्रॉपर्टी थ्योरम नंबर 10.1, जिसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी बता चुका हूं। जब भी ऐसा फिगर आता है टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ एंगल हमेशा 90 ही बनता है। टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ एंगल हमेशा 90 बनता है। तो OPT 90 है, OQT भी आपका 90 है। और गिवन जो है गिवन क्या है एंगल POQ इज इक्वल टू 110। तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है OPTQ, क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम कितना होता है 180। सो व्हाट वी विल राइट इन क्वाड्रिलेटरल, we have to write in quadrilateral OPTQ we have what the property we will apply, angle POQ plus angle OPT plus angle OQT plus angle PTQ is equal to 360. Yes or no? Sum of the angles of quadrilateral. Quadrilaterals के angles का sum कितना होता है 360. Now substitute all the three values 110 plus 90 plus 90 plus PTQ is equal to 360. तो अगर इन सबको ऐड करके उधर ट्रांसफर करें तो PTQ is equal to 360 minus 290. 360 minus 290 का वैल्यू कितना आएगा
360 माइनस 290 वैल्यू इज 70 डिग्री। और ये मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि जब भी कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे राइट एंगल बन रहा है तो जो एक्सटीरियर पॉइंट पे एंगल है वो और जो सेंटर पॉइंट पे एंगल बन रहा है, रेडियस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट सेंटर के साथ एंगल बनाता है वो और एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो, उनका सम हमेशा कितना होता है 180। क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 अगर बनेगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी से डेफिनेटली रिमेनिंग टू एंगल्स का सम 180 ही प्रूफ होता है। क्लियर बेटा? एक्सटर्नल पॉइंट पे एंगल और सेंटर पॉइंट पे जो एंगल बनता है उनके बीच में एंगल्स का जो सम है वो आपका हमेशा 110 डिग्री। ओके, लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। PA and PB are the tangent. PA and PB are the tangent from an external point P. PA and PB are the tangent from an external point P if angle APB is equal to 80 degree. If angle APB is equal to 80 degree, find angle PAO. Find angle POA. PAO तो 90 हो जाएगा सीधा। देखिए फिगर ड्रॉ करते हैं। इसमें किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके से एक्सटीरियर पॉइंट से एंगल आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके पास में फिगर का बेसिक कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा। एग्जैक्ट फिगर की कोई जरूरत नहीं है, रफली एक फिगर बना देते हैं। PA और PB ये आपका सेंटर है, परपेंडिकुलर हमेशा इसी तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको APB एंगल का वैल्यू कितना दे रखा है, 80 डिग्री है। फिगर आप में PO को ज्वाइन करना ही होगा, क्योंकि PO को अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो POA, सिर्फ आपसे POA का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। किसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है? POA। तो POA का वैल्यू अगर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है और यहाँ पे अगर एंगल आपका 80 डिग्री है तो दो पॉसिबिलिटी है। पहले तो एक यहाँ पे आप 90-90 बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यही बताया, क्या सेंस OA परपेंडिकुलर PA एंड OB परपेंडिकुलर PB। सबसे पहले तो परपेंडिकुलर बता दो जो कि आपको क्लियर हो जाए, लेंथ ऑफ रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके बाद देखिए, अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर 80 डिग्री है तो 80 डिग्री पे जो एंगल बन रहा है एक्सटीरियर पॉइंट पे वो इस लाइन PO के थ्रू बाइसेक्ट होता है। और बाइसेक्ट को बताने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। कैसे प्रूफ करेंगे वो मैं नहीं बताऊंगा, ये भी मैंने आपसे कहा था, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सेंस ट्रायंगल। लेकिन आपको एग्जाम में कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं वो लिख के बताना होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PBO, PAO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PBO, RHS, SSS, ASA जो भी SAS जो भी रूल से तीन में से अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो एक बार सुन लो, लेंथ ऑफ टेंजेंट PA इक्वल टू PB, PO कॉमन, OA इज इक्वल टू OB। तो किसी भी प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ब्रैकेट में लिख दिया किससे, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर है? तो कॉन्ग्रुएंट आपको करना आना चाहिए, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया POA कॉन्ग्रुएंट PBO। अब जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट है तो अब आप ये कह सकते हो कि जो एक्सटीरियर पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो आपस में इक्वल होगा। तो वो अगर आपस में इक्वल है तो टोटल एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। तो टोटल एंगल का अगर हाफ है तो एक्सप्रेशन में मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, 80/2 कितना आ गया, 40 डिग्री। APO और BPO का वैल्यू हाफ हो जाएगा CPCT से। APO इज इक्वल टू BPO, 80/2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। और ये हाफ क्यों है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या लग रहा है, CPCT। क्लियर बेटा? तो ये प्रॉपर्टी CPCT से आपका इक्वल आ गया। अब अपने क्या करते हैं, अब राइट ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा, PAOV है। ट्राइंगल PAO में सिर्फ अपर पार्ट, क्योंकि ये कैलकुलेशन करना है तो PAO लेके उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो POA में एंगल APO प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOP इज इक्वल टू 180। APO एंगल सम प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। APO का वैल्यू कितना है, 40 हो गया। PAO का स्टार्टिंग में क्या बताया था,
परपेंडिकुलर PAO, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, AOP आपको कैलकुलेट करना है 180, 40 प्लस 90 130, सो एंगल AOP इज इक्वल टू 180 माइनस 130, हाउ मच? 50 डिग्री। AOP का वैल्यू कितना आ गया? 50 डिग्री। क्लियर बेटा? और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता था, जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन में बात, लेकिन वो ये उतना ही वर्क वापस से करना पड़ता। प्रीवियस क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी था, यहाँ 80 है तो यहाँ पे कितना बनेगा? 110, फिर दोनों को कॉन्ग्रुएंट करोगे, कॉन्ग्रुएंट करके जब उसका इक्वल वैल्यूज में कैलकुलेशन करोगे तो 110 का 100 आएगा AOB क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी से, फिर कॉन्ग्रुएंट करके जब उसका CPCT से इक्वल वैल्यूज बताओगे तो इक्वल वैल्यू 100 का हाफ कितना होता है? 50 डिग्री, तो वो आपका कंडीशन प्रूफ हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में देखिए एग्जाम में, अभी तो वैल्यू एंगल का कैलकुलेट करने के लिए आया था, अब इसी क्वेश्चन में एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए क्वेश्चन कैसे आता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए क्वेश्चन कैसे आता है वो लिखिएगा आप लोग। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखिए इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दे रखा है और क्वेश्चन में लिखिए इन द गिवन फिगर एंगल APB इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन द गिवन फिगर एंगल APB, तो 80 का वर्ड हटके इस फिगर में एंगल का वैल्यू आपको कितना दे रखा है बेटा? 60 दे रखा है। ठीक है, APB अगर आपका 60 है तो क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट, सेम वर्ड के लास्ट में जाके चेंज करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी जगह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है। प्रूव दैट PO इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OA, PO, प्रूव दैट PO इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OA। तो देखिए सॉल्यूशन सेम वही है, मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन से खुद से कुछ लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। तो पहला पॉइंट तो ये बता देंगे OA, B को बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये बता दो OA परपेंडिकुलर PA, तो A पे राइट एंगल हो गया। इसके बाद दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दो, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता के CPCT से जब इन दोनों एंगल्स को इक्वल बताओगे तो वैल्यू आएगा 30। तो मैं देखना डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा कौन सा, एंगल APO इक्वल्स टू एंगल BPO इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल 60। तो हाफ ऑफ एंगल 60 कितना हो गया? 60/2, 30 डिग्री आ गया। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पे ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये आपका राइट एंगल है, तो उस दिन भी बताया था क्लास के अंदर, राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है ये तो हो गया हाइपोटेनियस, जो रेडियस है वो इस 30 डिग्री एंगल के लिए हो गया परपेंडिकुलर, और जो PA है वो आपका हो गया बेस। तो यहाँ मेरे को रिलेशन चाहिए हाइपोटेनियस में और रेडियस मतलब परपेंडिकुलर में। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन कौन देता है? इन ट्राइंगल PAO में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहे हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। तो PAO ट्राइंगल में साइन थीटा, थीटा वैल्यू कितना है? 30 है, तो थीटा वैल्यू 30 कैसे कैलकुलेट हुआ? 60 था, CPCT से इक्वल हुए तो इक्वल होके 60 का हाफ, कितना वैल्यू आ गया? 30। तो साइन 30 इक्वल टू P/H। परपेंडिकुलर कौन है? OA, H कौन है? PO। फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में साइन 30 का वैल्यू देखा, साइन 30 वैल्यू हाफ हो गया, तो हाफ होने पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PO इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OA। 1 का मल्टीप्लाई PO से, PO इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OA, हैज प्रूव्ड। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस है जो एग्जाम में अचानक से जब आते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज जाता है कि कैसे करें। तो रिलेशन ध्यान रखिएगा, और फिक्स है, दो ही एंगल्स पॉसिबिलिटीज है, या तो ये एंगल 60 होगा, ज्यादा से ज्यादा ये एंगल 90 हो सकता है। क्लियर पॉइंट? लेकिन ये एंगल 90 भी वैसे नहीं हो नहीं सकता, इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज है कि एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल है वो आपका 60 ही बने, क्योंकि अगर वैल्यू ज्यादा हुआ तो पॉसिबिलिटी बन नहीं पाता, तो 60 के लिए हो सकता है। उसका रीजन यही है कि 60 अगर होगा तो उसका बाइसेक्टर 30 और ये बनेगा, और या फिर ये जो एंगल है ये आपका 120 हो सकता है, ताकि 120 का बाइसेक्टर होके क्या बन जाए? 60 बन जाए। तो फिर आप sin 30, sin 60, cos 30, cos 60 या tan 30, tan 60 कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके, ये आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये आपका रेडियस है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस का लेंथ है। 3 लेंथ है, ध्यान रखिएगा। दिस वन इज द टेंजेंट लेंथ, दिस वन इज द रेडियस, एंड दिस वन इज डिस्टेंस ऑफ दैट एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम द
सेंटर। तो इन तीन में से कोई भी अगर एक वैल्यू गिवन है और कोई एक एंगल गिवन है आइदर एक्सटर्नल पॉइंट पे और आइदर सेंटर पॉइंट पे, तो आप बाइसेक्टर्स का यूज करके और फिर सीपीसीटी प्रॉपर्टी मतलब अप्लाई करके बाइसेक्टर्स को यूज करना है, उसको कैलकुलेट करके एंगल को, फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करके यू कैन गेट कैलकुलेटेड रिक्वायर्ड योर आंसर। ओके, तो ये कंडीशंस है इस तरीके से क्वेश्चन में। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एकदम जनरल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 centimeter and 3 centimeter, two concentric circle are of radii 5 centimeter and 3 centimeter are drawn from center point O. Two concentric circle of radii 5 centimeter and 3 centimeter are drawn from center point O. From center point O, find the, from center point O फिर लिखिए, find the length of the larger chord, find the length of the larger chord which touches the, find the length of the larger chord, find the length of the larger chord which touches the smaller circle, find the length of the larger chord which touches the smaller circle. So let's consider AB is a chord. Chord किसको बोलते हैं? Chord is a line segment joining the two points on the boundary of the circle. सर्किल के बाउंड्री पे जब कोई पॉइंट होता है तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला इस सेगमेंट को क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे लार्जर सर्किल में कॉर्ड इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन उन सब में से वो कॉर्ड आपको ड्रॉ करना है जो स्मॉलर सर्किल को टच करना चाहिए। किसको टच करना चाहिए? स्मॉलर सर्किल को। तो सिंपल सी बात है, जब ये लार्जर कॉर्ड AB, लार्जर सर्किल का कॉर्ड AB है, अगर वो स्मॉलर सर्किल को P पॉइंट पे टच कर रहा है, स्मॉलर सर्किल को P पॉइंट पे टच कर रहा है, और दोनों का सेंटर कौन है? दोनों का सेंटर कौन है? पॉइंट O। तो लिखिए कंडीशन में, लेट AB इज द लार्जर कॉर्ड, सॉरी AB इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल। क्वेश्चन में लिखिए, लेट, सॉल्यूशन के अंदर, लेट AB इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल which touches the smaller circle. AB is the chord of the larger circle which touches the smaller circle at point P, which touches the smaller circle at point P। फिर नेक्स्ट में लिखिए join OP, नेक्स्ट टाइम लिखिए join OP and OA, join OP and OA। ये ज्वाइन करने के बाद में फिर आपको लिखना है वी हैव, क्या प्रॉपर्टी है? वी हैव थोड़ा सेंस करके लिख दो सीधा सा। क्या होगा सेंस? जो अभी इतने क्वेश्चन से यूज कर ही रहे थे, ओपी परपेंडिकुलर AB, ये ऑलमोस्ट आपके हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? प्रॉपर्टी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ओपी परपेंडिकुलर AB हो गया बाय थ्योरम 10.1। और जैसे ही कोई परपेंडिकुलर होता है तो कोई भी सेंटर से लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, देन दे विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जरूर आपको लिखना होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपके 9th का है। क्या है वो लिखे, मैं लिखवा देता हूं। वी नो दैट लाइन सेगमेंट थ्रू सेंटर, ये इसको ऐसे लिखिए, शॉर्ट में लिख दीजिए सीधा। We know that perpendicular to chord, we know that perpendicular to chord from the center, we know that perpendicular to the chord from the center bisects the chord। ये 9th क्लास में आप प्रॉपर्टी यूज करते थे कि सेंटर के थ्रू जब भी कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो किसी कॉर्ड पे, सेंटर के थ्रू जब भी किसी कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। और इसका कन्वर्स भी होता था, इफ द लाइन सेगमेंट व्हिच बाइसेक्ट द कॉर्ड थ्रू द सेंटर, अगर सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो कॉर्ड को अगर क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, देन इट इज परपेंडिकुलर टू दैट कॉर्ड। द लाइन
through the center which bisect the chord is perpendicular to the chord, and if the line is perpendicular to the chord from center then it will bisect the chord. तो ये क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि आपको AB कैलकुलेट करना होगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड. आपने क्वेश्चन को कंप्लीट किया है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल. तो लार्जेस्ट सर्किल का कॉर्ड मतलब AB निकालना है, तो वो AP और PB इक्वल होंगे. अब AP और PB अगर निकालना है जो आपस में इक्वल है, तो अब आपके पास में कंडीशन है पाइथागोरस थ्योरम के लिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल APO ट्राइंगल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना है? बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम का जब यूज करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हाइपोटेनस आपका OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. तो टू सर्कल्स का रेडियस कौन कौन सा है? लार्जर सर्किल का रेडियस कौन सा हो गया? OA एंड AP आपको कैलकुलेट करना है. स्मॉलर सर्किल का रेडियस कितना हो गया? 3. तो यहां पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? Q है 5 और 3. रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसलिए आपने OA की जगह वो रखा है. फिर आपने लिखा रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू 3, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल जब होता है तो एक लार्जर होता है एक स्मॉलर होता है. तो सिंप्लीफिकेशन में 25 इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस 9. तो AP स्क्वायर का वैल्यू आपका बनता है कितना? AP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9. कितना आ गया? 16. तो 16 को जब एलिमिनेट करते हैं तो अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 16 में AP 4 आ गया. AP अगर 4 है तो दैट मीन्स AP इक्वल टू PB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो दोनों 4 हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? हैज AB जो है वो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ AP होगा. तो ट्वाइस ऑफ AP का मतलब 2 into 4, कितना आंसर आ गया? 8 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल? सिर्फ रैंडम अगर क्वेश्चन होता फाइंड द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, वी कैन नॉट फाइंड आउट. बट इफ द क्वेश्चन इज फाइंड द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टच द स्मॉलर सर्कल. अच्छा, एक बात यहाँ पे क्लियर करना जरूरी था, स्टार्टिंग में वो रह गया क्या कि जब भी कोई कॉर्ड, मतलब आउटर सर्किल का तो कॉर्ड है, लेकिन इनर सर्किल की एक लाइन सेगमेंट है जो सर्किल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है? पॉइंट P पे, क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट पे टच करवाना है. सो व्हेनेवर अ लाइन टच द सर्किल एट पॉइंट, दैट इज नोन एज टेंजेंट ऑफ द सर्किल. तो आपको ये पहले बताना पड़ेगा कि AB इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल. तो एक लाइन ऐड कर लीजिए. तो स्टार्टिंग में आपने लिखा था AB is the chord of the larger circle which touch the smaller circle at point P. So it will be, उसमें स्टार्टिंग में पॉइंट ऐड करें इस लाइन के बाद में. So AB is the tangent to the smaller circle. एक पॉइंट ये ऐड कर लीजिए. So the AB is tangent to the smaller circle. So the AB is the tangent to the स्मॉलर सर्किल. लार्जर सर्किल का अगर कॉर्ड है तो स्मॉलर सर्किल का क्या होगा? टेंजेंट होगा. लार्जर सर्किल का अगर कॉर्ड है तो स्मॉलर सर्किल का क्या होगा बेटा? स्मॉलर सर्किल का टेंजेंट होगा. क्लियर है? तो ये कंडीशंस आपको यूज करना है. एक और क्वेश्चन करते हैं जनरल. लिखिए क्वेश्चन. प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर. Prove that the tangents drawn at the end of the diameter. Prove that the tangent drawn at the ends of the diameter are parallel to each other. Prove that the tangents drawn at the ends of the diameter of a circle are parallel. Prove that the tangent drawn at the ends of the diameter of a circle are parallel. तो देखिए क्वेश्चन में क्या करना है? कोई भी एक डायमीटर कंसीडर करना है. सो लेट कंसीडर AB is a diameter, so definitely the diameter will pass through the center. Now what we have to prove? That the tangents drawn at the end of the diameter, diameter point A है और diameter end point B है, तो A point से आपको tangent draw करना है. For example, A point से tangent draw किया है, उसका नाम हो गया आपके पास में PQ, और जो B point से आपको tangent draw करना है, let the name of the tangent at point B is PQRS. ओके बेटा.
तो ये कंडीशंस आपको यूज करना है, लाइंस को पैरेलल बताना है। तो कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स पैरेलल कैसे होते हैं, उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। पैरेलल होने के लिए को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। पैरेलल होने के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने चाहिए। पैरेलल्स प्रूव करने के लिए आपके पास में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ऐसे बहुत सी प्रॉपर्टीज है। तो उन सारे प्रॉपर्टीज में से जो यहाँ पे इजीली अप्लाई होगा, उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये होगा कि एंगल ए पे राइट एंगल बनेगा। अब दोनों तरफ राइट एंगल बन रहा है, लेकिन मैंने एक साइड अगर इधर राइट एंगल को मार्क किया है जिसमें QAO है, तो इसके जस्ट ऑल्टरनेट में जो एंगल 90 है वो आपका है RBO है। दोनों थ्योरम 10.1 से, लेकिन दोनों की वैल्यूज जो 90-90 है वो आपस में इक्वल है, क्योंकि राइट एंगल्स तो आपस में इक्वल होते ही हैं। लेकिन ये जो राइट एंगल्स जो आपस में इक्वल होके कंपेयर हो रहे हैं, ये कौन सा एंगल है? Z शेप बन रहा है। देखिए इधर ऐसे बनता है Z शेप, तो यहाँ पे अगर 90 है और यहाँ पे भी 90 है, दैट मींस these two lines are parallel to each other because this pair of angles are known as the alternate interior angle। तो लिखिए क्वेश्चन में, AB is the diameter of the circle। क्वेश्चन में लिखिए, सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी क्वेश्चन तो लिख चुके हैं। AB is the diameter of the circle। AB is the diameter of the circle। Two tangents at point A and point B are PQ and RS respectively। Two tangents at point A and point B are two tangents at a point A and point B are PQ and RS respectively। ये कंडीशन आपने हो गया, स्टेटमेंट से आपने फिगर बना दिया। अब उसके बाद में ये कंडीशन लिखना है OA परपेंडिकुलर PQ। तो OA परपेंडिकुलर PQ जो है वो बाय थ्योरम 10.1 से है। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब कोई एक एंगल 90 अपने को जो जरूरत है उसको बता दिया। OAQ इज इक्वल टू 90। अगेन अब क्योंकि वापस है ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट लाइन में, OQ परपेंडिकुलर RS सेम प्रॉपर्टी है, तो OQ RS परपेंडिकुलर होने का मतलब कौन से एंगल को लेना है? OBR इज इक्वल टू 90। अब दोनों तरफ जो 90 आपने इस तरीके से कंपेयर किया है दो राइट एंगल्स को, कि एंगल OAQ इज इक्वल टू एंगल OBR, और साफ फिगर में पता चल रहा है कि OAQ OBR जो आपस में हैं वो आपके कौन से एंगल है? बट दीज आर alternate इंटीरियर एंगल्स। therefore करके क्या हो जाएगा? PQ parallel RS। If alternate interior angles are equal, then the lines are parallel। So in the next class we will start with some new questions. Till then, take care of yourself. Thank you students.